हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ 14वां पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर और इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो बच्चों, इस पाठ में जो है हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें खान पान भी जो है एक संस्कृति ही है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग सब पुराने चीज़ों को छोड़कर नए चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, नई संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से जो खान पान है, यानी कि जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में खाने पीने में यूज करते हैं, उसमें भी काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। तो इसी के बारे में जो है इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने हमें यही बताना चाहा है कि ये जो खान पान की तस्वीर है कैसे बदलती जा रही है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, जिसे तुरंत भोजन कहा जाता है, तो फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो इस पहले पैराग्राफ में लेखक जो है हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश है इसमें पिछले 10-15 वर्षों से जो है हमारे खान पान की संस्कृति में बहुत ही बड़ा सा बदलाव आया है। जैसे कि इडली, डोसा, सांभर, ये जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है ये बस वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है। और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, ढाबा जो कि रोड पर छोटा सा मतलब होटल टाइप लगाया जाता है जगह जगह पे, तो ये ढाबा संस्कृति जो है ये भी पूरे देश में फैल चुकी है, जो कि पहले उत्तर भारत में ही मशहूर थी। और आप कहीं भी हो, चाहे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, अगर आप उत्तर भारत में हैं तो दक्षिण भारत का जो भी मतलब फूड है, यानी कि खान पान है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो उत्तर भारत का जो भी जैसे रोटी, दाल, साग है, ये आपको वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा। और आजकल जो है शहरों में फास्ट फूड, जैसे कि फास्ट फूड उसको कहा जाता है कि जैसे तुरंत बनाकर तुरंत, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो इसका चलन बहुत बढ़ गया है शहरों में, क्योंकि शहरों के लोगों को पास समय की कमी है, उनके पास समय की कमी है, इसलिए वे फास्ट फूड को ज़्यादा अपनाते हैं। जैसे बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें जो है फास्ट फूड में शामिल होते हैं, जिसे लोग खरीद कर खाना पसंद करते हैं। इसमें लोगों का काफ़ी मतलब इसे लोग चाव से खाते हैं। और ये जो फूड हैं बर्गर, नूडल्स, ये एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे, यानी कि ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। जैसे कि चाइनीज़ नूडल्स है, जिसे हम लोग मैगी वगैरह कहते हैं, उस टाइप का। तो ये जो है अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं है, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे गाँव में भी उपलब्ध है। पहले शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब हर किसी गाँव में, कस्बे में भी ये उपलब्ध है। ये जो है ना, मतलब कि जैसे प्रचार के माध्यम से, जैसे टीवी में प्रचार दिया जाता है ना इन चीज़ों का, इससे है कि अब कोई भी लोग इससे अजनबी नहीं रहे हैं, सब इसके बारे में जानते हैं। तो आगे देखिए 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो देखिए 2 मिनट्स नूडल्स, इसके बारे में बच्चों आप लोग भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जिसको हम लोग मैगी बोलते हैं, मैगी का पैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में बना के हम लोग खा सकते हैं।
तो इसे तो बच्चे हैं, बूढ़े सभी लोग इसको जान चुके हैं इसके बारे में, इसको बनाना खाना, और लोग इसे पसंद भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से कई स्थानीय नमकीन यानी कि जो नाश्ते के जो नमकीन चीज़ें होती हैं होने के बावजूद भी आलू के जो चिप्स हैं, आलू चिप्स, वो जो हैं बहुत तेज़ी से घर घर में उपलब्ध होते जा रहे हैं। और ये किसके माध्यम से, तो विज्ञापित यानी कि जैसे विज्ञापन दिया जाता है ना, उसका इश्तिहार, जैसे किसी चीज़ का प्रचार करना टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। तो आलू चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, आप देखते हैं कि हर चीज़ का प्रचार, आप टीवी देखिए या अखबार देखिए, इस सब का उसमें प्रचार दिया जाता है। इसके माध्यम से सारे लोग इसके बारे में जान जाते हैं। और ये जो है आलू चिप्स नमकीन होने के बाद भी, स्थानीय नमकीन चीज़ें होने के बाद भी आलू चिप्स जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, और लोग जो है अपने घरों में इसको अधिकतर यूज करते आ रहे हैं। उसके आगे देखते हैं, गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो देखिए यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जैसे गुजरात का मशहूर है ढोकला गाठिया, गुजरात का यह एक व्यंजन है, गुजरात राज्य का यह एक व्यंजन है। अब इसको जो है ना, यह जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर व्यंजन है। अब इसको देश के हर हिस्से में लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, यानी कि हर हिस्सों में यह मिल रहा है, उपलब्ध है, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसी तरह से बंगाल की मिठाइयों का पहले लोग चर्चा ही करते थे कि बंगाल की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, वो हमें मिल नहीं पाती थी, लेकिन अब चर्चा ही नहीं, अब वे कई शहरों में पहले के अपेक्षा अधिक ज़्यादा हमें उपलब्ध हैं, और आसानी से हम बंगाल की मिठाइयों को खरीद कर खा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है स्थानीय व्यंजन के साथ साथ, यानी कि जो हर स्थान का, हर राज्य का अपना स्थानीय व्यंजन है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अपना स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ यानी कि अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी अपने क्षेत्र में आसानी से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का जो स्थानीय व्यंजन है, तो हम चाहें तो और भी राज्य के स्थानीय व्यंजन को यहाँ पर अपने ही राज्य में उसको हमें मिल सकता है, वह बाज़ार में, मार्केट में, और हम उसे खा सकते हैं। और इसको जो है मध्यम वर्गीय के जो लोग हैं इसे अपने भोजन में आसानी से शामिल कर रहे हैं। लोग जो हैं खरीद कर या उसको बनाने की विधि जानकर उसको बना करके लोग जो हैं इसे खाना पसंद करते हैं और इसे बनाते भी हैं। और तो इस तरह से अन्य स्थान के व्यंजन हमारे जीवन में, हमारे स्थानीय व्यंजन में अपना जगह बना चुकी है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाला पेज हम लोग। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजनों में भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। तो यहाँ पे जो है लेखक हमें बताते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे कि अंग्रेजी राज में ब्रेड, जैसे कि जब अंग्रेज़ों का हमारे भारत पे राज था, हमारे भारत पे अंग्रेज़ राज करते थे, तो उस समय में क्या होता था कि जो ब्रेड था वो उन्हीं लोगों का नाश्ता होता था, या जो बड़े बड़े लोग होते थे उस ज़माने में, जो साहब लोग बड़े होते थे, उन्हीं के नाश्तों में शामिल होता था। लेकिन अब जो है यह हर गांव में, हर कस्बों में नाश्ते के रूप में लोग इसको अपने घरों में यूज करते हैं, सेक के, तल के, मतलब यानी कि छोटे छोटे गाँव में भी ब्रेड जो है अब उपलब्ध है, जो कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों के नाश्ते में होते थे, बड़े बड़े साहब लोगों के नाश्ते में होते थे। अब जो है हर छोटा गरीब जो कस्बों में भी रहते हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक भी ये पहुँच गया है।
और खान पान की जो ये बदली हुई तस्वीर है, इससे जो खान पान की जो बदली हुई तस्वीर है, इसमें सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी यानी कि जो आज की युवा पीढ़ी है, ये बदली हुई तस्वीर से अधिक प्रभावित हुई है, जो कि पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं। क्योंकि ये जो नए नए व्यंजन हैं, तो ये नई पीढ़ी है वो इन्हीं को अपनाती है, उन्हें यही सब सारे व्यंजन पसंद आते हैं। तो ये क्या है कि अपने जो स्थानीय व्यंजन है, यानी कि जो पहले हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन हम लोग को घर में जो बनता था, उसको ये लोग भूलते जा रहे हैं। ये जो नए व्यंजन हैं, इनके आगे उनका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो यहाँ पे ये जो नई पीढ़ी है, स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, यानी कि जो पहले के व्यंजन होते थे और आजकल के जो नए व्यंजन हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं, और पहले के जो स्थानीय व्यंजन थे, अब वो उनकी संख्या जो है कम हो गई है, यानी कि उन्हें कम बनाया जाता है, कम यूज किया जाता है, कुछ ही जगहों तक सीमित रह गई है। जैसे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की जो पहले धूम थी, पहले बहुत पुराने ज़माने में, तो आज जो है पहले की तुलना में ये आज कुछ छोटी हुई है। पहले जो है इनकी तुलना बहुत बड़ी थी, पर आज जो है और सारे व्यंजन, तरह तरह के नए नए व्यंजन आ चुके हैं मार्केट में, बाज़ार में, जिसके आगे इन व्यंजनों की मतलब थोड़ी मात्रा जो है कम हो गई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो यहाँ पे देखिए, लेखक बताते हैं कि कुछ जानकार लोग बताते हैं कि जो मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन इतने मशहूर हुआ करते थे, तो अब भी हैं, अब भी वे चीज़ें वहाँ मिलती हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है, यानी कि पहले जो उनमें स्वाद हुआ करता था, जो उनमें गुणवत्ता हुआ करती थी, अब वो जो गुणवत्ता है पेठे नमकीन और उन पेड़ों में नहीं रह चुकी है। उनकी गुणवत्ता उसमें से कम हो चुकी है, यानी कि जो बनाने के तरीके हैं। कहने का अर्थ है कि पहले जो वही व्यंजन पहले जो बनता था और जो उनका स्वाद होता था, अब वो स्वाद उनमें नहीं रह गया है, उनकी गुणवत्ता जो है कम हो चुकी है। और फिर यहाँ पे लेखक ये भी बात बताते हैं कि मौसम और ऋतुओं के अनुसार, जैसे कि होता है ना, हर मौसम में जो फल और व्यंजन मिलते हैं, जैसे बरसात के मौसम में कुछ और ही व्यंजन बनते हैं, ठंड के मौसम में कुछ और व्यंजन बनते हैं, तो अब वह व्यंजन भी कहाँ बना करते हैं। अब है कि उन्हें बनाने की फुर्सत ही लोगों के पास नहीं है। जो मौसम के फलों, खाद्यान्नों से व्यंजन तैयार किए जाते थे, उनसे अब वह बनाने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। आजकल की जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो अधिकतर कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि अधिकतर महिलाएं जो है नौकरी करती हैं, काम पे जाती हैं, तो अब उनके पास समय की कमी है। पहले के गृहिणियाँ होती थी, उनके पास समय की कमी नहीं रहती थी, तो इसलिए वे जो है ये सारे व्यंजन बनाती थी। लेकिन अब की गृहिणियाँ हैं तो वे कामकाजी हो चुकी हैं, नौकरी वाली हो चुकी हैं, उनके पास समय की कमी है। पहले क्या होता था कि जो खरबूजे, जैसे मौसमी खरबूजा एक मौसमी फल है, गर्मियों के दिन में मिलता है, तो उस समय क्या होता था कि उसके बीज को सुखाकर, छिलकर और फिर उनके बीजों से तरह तरह के व्यंजन बनाया जाता था। तो पहले की गृहिणियाँ ये सब करती थी, उनके पास समय था। लेकिन आजकल की कामकाजी महिलाओं के पास समय की कमी है, तो इसलिए वे जो है मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से व्यंजन बनाने में वे एकदम मतलब सक्षम नहीं हैं, उनके पास समय की कमी है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने
पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो देखिए यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अब हम यही कह सकते हैं कि स्थानीय व्यंजनों में तो कमी एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आ ही गई है, और दूसरी ओर क्या है कि जो देशी विदेशी व्यंजन है उन्हें लोग अपनाते जा रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन के आगे उसको लोग भूलते जा रहे हैं और देशी विदेशी व्यंजन को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो देशी विदेशी व्यंजन है ना, पकाने में सुविधा है, पकाने में उन्हें सुविधा लगता है कि जल्दी से बना दिए और खा लिए, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है। तो इसलिए लोग जो है इसी तरह के व्यंजन अपना रहे हैं कि जिनमें बनाने पकाने में कम समय लगे। और ये जिन चीज़ों को बनाने में जैसे जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, तो उसको तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं, जिसको होता है ना रेसिपी बुक होता है, एक किताबें मिलती हैं व्यंजन मतलब खाना बनाने की रेसिपी बुक के आधार पर जो है कभी कभार तैयार किया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास समय है नहीं। कभी कभी समय निकाल करके वैसी चीज़ों को वे क्या करते हैं, बुक से देख करके बनाते हैं। और जिस तरह से शहरी जीवन में भागम भाग है, लोग यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, लोग कामकाजी हैं, तो इन समय की कमी है, इधर से उधर भागम भाग है, तो उसे देखते हुए यह स्थिति तो स्वाभाविक है ही है, क्योंकि इस तरह की स्थिति भागम भाग के ज़िंदगी में लोग यही ना सोचेंगे कि कम समय वाला जो भी खाना है हम फट से बना ले और अपना काम करें। और फिर ऊपर से ये जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, यानी कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, तो इससे जो भी लोग कुछ अपने हाथ से बनाते भी थे कुछ व्यंजन, तो अब लोग क्या बनाएंगे। जैसे कि कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो बिना मेवों के स्वाद नहीं आती है, खोआ बिना मेवों के, तो ये जो है ना पहले आसानी से घरों में उपलब्ध हो जाते थे और सस्ती थी, आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और सस्ती भी होती थी। लेकिन अब जो है ये काफ़ी महंगी मिलती हैं और उपलब्ध भी नहीं होती हैं, ऊपर से महंगी। तो अब इसको बनाने के बारे में तो लोग 10 बार सोचेगा ही ना, 4 बार ज़रूर सोचेगा कि इतना महंगा मेवा कहाँ से खरीदें, खोआ कहाँ से खरीदें, घी मक्खन मलाई, तो कैसे इसको बनाएं। तो इसलिए जो लोग हैं इनको बनाने से कतराते हैं या बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे जो है अगला पेज देखिए, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने खान पान की संस्कृति के नकारात्मक पक्ष के बारे में जाना, यानी कि उसके नकारात्मक। अब जो है हम इसके सकारात्मक पक्ष भी जानेंगे, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। तो देखिए क्या है सकारात्मक पक्ष। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। जैसे कि यह एक सच्चाई भी है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कहने का एक मतलब है कि आजकल की जो गृहिणियाँ हैं, कामकाजी महिलाएं हो चुकी है, हर कोई नौकरी करता है, काम करता है, तो उन्हें क्या है जल्दी तैयार होने वाला व्यंजन की विधियाँ उपलब्ध है उनके लिए कि ऐसा खाना जो फट से तैयार हो जाए जल्दी, तो वे उन्हीं को अपनाएंगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, समय की कमी है। और नई पीढ़ी जो है देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी अवसर मिला है, यानी कि जो हमारी नई पीढ़ी है ये देश विदेश के भोजन के बारे में जानती है, जानना भी ज़रूरी है, यह एक अच्छी बात है। भले ही किन्हीं कारणों से उन्हें किन्हीं खास रूपों में, जैसे कि भले ही उन व्यंजनों में क्या है कि यहाँ पे उनके अनुकूल उपलब्ध नहीं हो निखालिस रूप में, यानी कि उसका जो गुणवत्ता है उसमें भले ही नहीं है विविध व्यंजन, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये जो विविध व्यंजन आज की पीढ़ी जान रही है, देख रही है, इसे अपना रही है, तो भले उसके गुणों के बारे में उन्हें पता हो या ना हो कि इससे फ़ायदे हैं या नुकसान है, इसके बारे में उस पीढ़ी को पता है या नहीं है, या यह जो क्या है गुणवत्ता वाले रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी पीढ़ी ने अपना रही है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो
तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो देखिए, यह बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लेखक ने हमें बताई है कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उद्योग धंधे जो है काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का राज चलता था तो यहाँ के लोगों को उतनी नौकरियाँ नहीं मिलती थी, उद्योग धंधे उतने थे नहीं। जब आज़ादी मिल गई तो उद्योग धंधे बढ़ गए, लोगों को नौकरियाँ मिल गई। और कुछ लोगों को जैसे नौकरियों में होता है ना तबादले, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे हमारी नौकरी मान लीजिए आज यहाँ पे है और हमको किसी और राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इस तरह से क्या हुआ कि इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर नौकरी करने के लिए इस राज्य के लोग उस राज्य में, उस राज्य के लोग उस राज्य में ट्रांसफ़र जब किए जाने लगे तो क्या हुआ कि ये जो खान पान की संस्कृति है उन्हीं के साथ यहाँ की संस्कृति वहाँ, वहाँ की संस्कृति यहाँ पहुँच गए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिहार से हैं, अगर हम लोग जाते हैं गुजरात तो वहाँ पर हम अपना जो है व्यंजन बनाएंगे तो वहाँ के लोग हमारे व्यंजन के बारे में जानेंगे। उधर के लोग अगर इधर नौकरी करने आते हैं तो वे अपने व्यंजन बनाएंगे तो हम उनके व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से जब ये ट्रांसफ़र नौकरियों का तबादला हुआ तो इससे क्या हुआ कि जब जो बच्चे पढ़ने जाते थे नौकरी वाले लोगों के, तो उनके घर के लोग, उनकी मम्मी अपना ही ना व्यंजन, अपना ही स्थानीय व्यंजन बच्चे के टिफ़िन में बना के देंगी। तो इस तरह से जब टिफ़िन होता था और बच्चे अपने अपने टिफ़िन खोलते थे तो मान लीजिए अन्य अन्य राज्य के बच्चे वहाँ पे होते थे तो हर टिफ़िन में उनके राज्य का स्थानीय व्यंजन उसमें मौजूद होता था और इस तरह से एक स्थानीय व्यंजन दूसरे स्थान तक पहुँच गई। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे लेखक हमें इस पैराग्राफ में बताते हैं कि हम एक दूसरे को खान पान से जानते हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो नई संस्कृति है खान पान की, यह हमें राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिला सकते हैं। जैसे हम किसी अन्य राज्य में हैं और हम वहाँ के स्थानीय व्यंजन को जानेंगे, वे हमारे स्थानीय व्यंजन को जानेंगे। इस तरह से हमारे व्यंजन वे बनाएंगे, उनके व्यंजन हम बनाते हैं, होता है ना। हम दूसरे राज्य के व्यंजन बनाते हैं, जैसे इडली डोसा वगैरह जो भी हमारे यहाँ के जो व्यंजन है दूसरे राज्य के लोग बनाते हैं। इस तरह से हमें क्या है, एकता है। तो ये जो है एकता को बढ़ावा देती है। लेकिन इस एकता को यह कब अच्छे से उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा ये एकता, कि हम खान पान के साथ साथ दूसरी भी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ें जैसे कि हम अगर मान लीजिए दूसरे स्थान का कोई व्यक्ति हमारे पास है, या हम जिस तरह से दूसरे स्थान के खान पान को अपनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने जाना ना कि गुजरात में क्या खाया जाता है, तो मान लीजिए गुजराती जो ढोकला गाठिया है तो उसके बारे में हम जानते हैं, तो हमें उनकी जो बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, उसे भी जानना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। खान पान के साथ साथ हमें उनकी बोली, उनकी भाषा, वेशभूषा, इसमें भी जानकारी रखनी चाहिए, इस पर भी जो है ध्यान देनी चाहिए, जो कि खान पान से भी जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हमें जो है एक विशेष बात ध्यान देना ये भी है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जिसका मतलब लोप होते जा रहा है, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसको भूलना नहीं है। हम भले ही जो है नए नए व्यंजनों को अपना रहे हैं, लेकिन हमें स्थानीय व्यंजनों को भी नहीं भूलना चाहिए। अब इन्हें है जो दोबारा याद रखने के लिए इन्हें हमें दोबारा याद रखना या अपने जीवन में शामिल करना ज़रूरी है। भले ही हम जो है अन्य व्यंजनों को अपनाते हैं, लेकिन हमारा स्थानीय व्यंजन भी हमारे खान पान में होना चाहिए, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि लोग अब इसको एथनिक यानी कि पुराना कहकर पुकारते हैं। अब स्थानीय व्यंजन को लोग क्या कहते हैं कि ये तो पुराना खाना है, यानी कि एथनिक यानी कि पुराना कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। लेकिन ऐसे जो ये खाने हैं
वो मतलब 5 स्टार होटलों में ही नहीं मिलने चाहिए। जैसे कि होते हैं ना कुछ खाने, जैसे हमने स्थानीय व्यंजन को हम नहीं बनाते हैं, लेकिन किसी 5 स्टार होटल में जो है ये सब मिलते हैं, तो हमें इन्हें होटलों तक ही नहीं छोड़ देना चाहिए। इन्हें हमें अपने रोज़ की ज़िंदगी में या अपने घर में भी शामिल करना चाहिए। हमें इन्हें होटलों के भरोसे ही स्थानीय व्यंजनों को नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। हमें जो है अपने घरों में, बाज़ारों से ये जो गायब हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यानी कि एक अच्छी बात नहीं है। यह जो है बहुत ख़राब बात है कि हमारे स्थानीय व्यंजन हमारे घरों से और हमारे बाज़ारों से गायब होते जा रहे हैं। वे कभी कभार 5 स्टार होटलों में ही मिल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इन्हें हमें अपने घरों में और बाज़ारों में रहना चाहिए, शामिल करना ही चाहिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हाँ, जो हमारे पहले घरों में, बाज़ारों में पूड़ियाँ, इतनी अच्छी अच्छी कचौड़ियाँ, जलेबियाँ जो नाश्ते के सामान होते थे, आसानी से बाज़ारों में मिल जाते थे, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे गायब होती जा रही है, धीरे धीरे ये कम होती जा रही हैं। और जो मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे, यानी कि जिस मौसम में जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं उससे बनाए हुए समोसे भी अब कहाँ मिल रहे हैं, ये भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और उत्तर भारत में उपलब्ध जो व्यंजन है उसकी भी दुर्गति हो रही है, यानी कि उत्तर भारतीय व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, जो काफ़ी मशहूर हुआ करती थी, उन्हें हमें जो है अपने जीवन में, अपने घरों में, बाज़ारों में रखना चाहिए। इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। हम इन्हें भूलते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो आगे वाला पन्ना देखते हैं। इस पे अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि यह जो है आश्चर्य की बात नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें किसी भी गली मोहल्ले के दुकानों में आसानी से मिल जाती थी, आज हम उसको ढूंढते ढूंढते किसी खास दुकान में ही हमें मिल पाती है, काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो यह बहुत गलत बात है। जो मशहूर हुआ करती थी आज वो बाज़ारों से गायब होते जा रही हैं। और यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। कई सारे स्थानीय व्यंजनों को हमने जो है आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। आधुनिकता यानी कि आज के ज़माने में जो हमारा बदलाव हो रहा है उसके चलते, और पश्चिम की नकल में बहुत ऐसी चीज़ों को हमने अपना ली है। पश्चिम की यानी कि हम लोग जो है ना विदेशी चीज़ों को बहुत अपनाते हैं। देखते हैं ना हम लोग ड्रेस वगैरह भी, बोलना, खाना पीना, सब कुछ जो है हमारा, हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी नकल कर रहे हैं। और इसके आगे हम अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो यह जो है अच्छी बात नहीं है। तो हमने इसकी नकल करने में हमने उनकी देखा देखी कुछ ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, यानी कि हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं को अपना चुके हैं उन्हीं देशों को देख करके, नकल करके। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गटमट हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें बताते हैं कि यहाँ पर यह भी बात हो रहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, इसमें हम
कई बार असली चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। इस मिश्रित संस्कृति के कारण हम असली चीज़ों का स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों, प्रीतिभोज यानी कि जिसे हम लोग रिसेप्शन कहते हैं, जो शादी वगैरह के बाद जो होता है ना खाना खिलाने का प्रोग्राम, प्रीतिभोज, रिसेप्शंस और पार्टियों में, इसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती है, कई सारी ढेरों चीज़ें बना के रख दी जाती है और इसके चलते क्या हो जाता है कि इनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। उनका स्वाद क्या हो जाता है, कई तरह तरह के व्यंजन रहते हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें जो क्या होता है कि देखिए, खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, विविध संस्कृति, वो हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। यानी कि हम किसी खास चीज़ को चुनकर खाएं तो हम उसका स्वाद ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये हमें अवसर देती है कि यहाँ हर तरह की चीज़ें रखी हुई है बना करके, तो आप किसी एक चीज़ को उठा करके उसका स्वाद ले सकते हैं। हमें अवसर है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में सब कुछ ले लेना चाहते हैं और ले लेते हैं। कई बार तो एकदम उल्टे जैसे तीखा चीज़ लिया, उसी में मीठा चीज़ ले लिया साइड में। तो इससे क्या होता है ना कि सारा स्वाद जो है गड़बड़ हो जाता है। सारे चीज़ों को प्लेट में लेने के चक्कर में सारा स्वाद जो है गड़बड़ हो जाता है और हम अक्सर यही करते हैं। हम इस अवसर को खो देते हैं कि हम कोई एक ही चीज़ लेकर के उसका स्वाद चखें। हम जो क्या करते हैं कि प्लेट में सारे चीज़ें लेकर परोस लेना चाहते हैं, जिससे स्वाद में जो है गड़बड़ हो जाता है। आगे देखिए, इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेखक जो है अंतिम में हमें यही बताते हैं कि खान पान की जो मिश्रित और विविध यानी कि तरह तरह की जो संस्कृति बनी है, मिली हुई और तरह तरह की संस्कृति बनी है, और यही अब लग रहा है कि यही अधिक विकसित भी होने वाली है, क्योंकि यह जो है यही मिश्रित संस्कृति यानी कि जैसे कि हर व्यंजन एक साथ, तो यही मिश्रित संस्कृति यानी कि हर देश के हर कोने कोने का व्यंजन जो है उपलब्ध है और यही विकसित होगा हर चीज़ में। तो और यही मिलने वाला है हमें, यही हमें दिखने वाला है। तो बस हमारा काम अब यही है कि हम उसे तरह तरह से जांचते रहें, उसकी गुणवत्ता को जांचते रहें कि इसमें कौन सा चीज़ फ़ायदा है, क्या है, या किसको किस तरह से खाएंगे तो उसका स्वाद हम ले सकते हैं। तो हमें इसको तरह तरह से जांचते रहना चाहिए कि कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन ज़्यादा खाने से क्या होगा। तो इसे वो हमारे ऊपर है कि हम इसको जांचते रहें। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो प्रयाग शुक्ला जी ने इस पाठ में हमें अपने देश के बदलते हुए खान पान की जो तस्वीर है, खान पान की जो तस्वीर बदल रही है, उसके बारे में हमें बताया बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।